हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः पेपर की नई वीडियो के साथ। आज जो हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पहले और दूसरे तीसरे क्वेश्चन को हमने उसमें करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है जाके वो डिस्कशन में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम शुरू करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चनों को, यानी किस तरह इसके क्वेश्चन होते हैं। यानी जो हमारे ये है क्वेश्चन है चौथे नंबर क्या पहला है, चौथे नंबर फोर्थ का पहला है, लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। यानी इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें आंसर लिखना है। किस तरह लिखना है वो अब हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से इसके क्वेश्चन को लिखेंगे। अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसे इस तरह से ज़रूर लिखें और तैयार करें। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 को डाल लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे इस तरह बीच में। फिर इसके जितने भाग होंगे पहला दूसरा तीसरा उसको हम इसमें कर देंगे। तो इसका हमने पहले का है यानी क्या का आंसर डाला है, लेंथेनाइड आकुंचन को निकलवा रहा तो हमने लेंथेनाइड आकुंचन की जो है हेडिंग डाल दी है। फिर इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। यानी परिभाषा किस तरह लिखनी है इसकी, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 में प्रवेश करते हैं, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है n-2 में प्रवेश करते हैं, जिसमें Ce58 Lu 71 तक के 14 तत्व रखे गए हैं। यानी जो है 58 से 71 तक के जो है 14 तत्व इसमें रखे गए हैं। लेंथेनाइड La 57 के गुणों का अनुसरण या समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। इनकी विशेषताएं निम्न है, यानी इनकी इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिखते चले जाएंगे। इसकी जो है ना विशेषताएं पढ़ लेते हैं। यानी विशेषताएं क्या है, संक्षेप में टिप्पणी लिखने को कहा है तो हमने इसे संक्षेप में टिप्पणी लिखेंगे। यानी इसकी जो है विशेषताएं दे रखी है हमें। पहली विशेषता क्या है, इसमें प्राकृतिक में सूक्ष्म मात्रा पाए जाते हैं, यानी ये प्राकृतिक में सूक्ष्म मात्रा पाए जाते हैं। नंबर 2 लिख देंगे, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4e में प्रवेश करते हैं। फिर नंबर 3 लिखेंगे, इन तत्वों के +3 अवस्था में आयन अणु चुंबकीय होते हैं। इस तरह से हम इसके तीसरे पॉइंट को लिख देंगे। चौथे पॉइंट को लिखेंगे, यानी इसमें त्रिसंयोजक आयन रंगीन होते हैं, यानी त्रिसंयोजक जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। इस तरह से इसकी विशेषताएं लिखने के बाद हम फिर इसके उदाहरण को लिख देंगे। यानी इस तरह से इसके उदाहरण को लिख देंगे। इसके उदाहरण जो होते हैं लेंथेनम एवं सेरियम जो है ना इसके उदाहरण है। इस तरह से हम इसके उदाहरणों को याद रखें और अच्छी तरह से इसको तैयार करें। अब इसको जो है ना अच्छी तरह तैयार कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चनों को जो है ना एक साल छोड़ के क्वेश्चन अधिकतर मालूम किए जाते हैं। आज ये 2020 का पेपर है, इसके क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। अब इसको जो है ना अच्छी तरह ध्यान से इसे समझ के इसे ज़रूर तैयार करें। फिर इसके बाद हम इसके जो है ना क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। यानी अगले क्वेश्चन में इसके क्या मालूम करिए। यानी इसके फोर्थ का जो क्या है वो हम उसको देखते हैं। यानी फोर्थ के ख में है, यानी वोल्टस फ्रीटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी वोल्टस फ्रीटिंग अभिक्रिया का वर्णन करना है। रासायनिक समीकरण भी लिखिए, यानी रासायनिक समीकरण जो है उसकी वो भी लिखनी है। उसमें जो है ना डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग लिखने हैं। यानी इस तरह से इसमें 3 चीज़ मालूम कर लिया। यानी वोल्टस फ्रीटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी इसकी जो है ना परिभाषा मालूम करिए। फिर इसके बाद में रासायनिक समीकरण भी दीजिए, यानी रासायनिक समीकरण भी मालूम करिए। और डाई इलेक्ट्रॉन के उपयोग भी लिखिए, डाई क्लोरोमेथेन के उपयोग भी लिखे। इस तरह से इसके उपयोग भी लिखने चलते हैं। इसके जो है ना हम इसको पढ़ते हैं, यानी इसको कैसे करेंगे। इसके बाद हम जो है ना इसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यानी इस तरह से हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को डालेंगे, इसका आंसर डालेंगे। फिर इसके जो है ना हेडिंग डाल देंगे, यानी वोल्टस फ्रीटिंग अभिक्रिया। यानी इस तरह से इसकी हेडिंग को डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे। यानी इसकी परिभाषा मालूम करिए था पहले अभिक्रिया लिखने से पहले इसकी जो है ना हम रासायनिक समीकरण लिखने से पहले इसकी जो है परिभाषा को लिखेंगे। यानी जब एथिल ब्रोमाइड, किस तरह लिखेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की अभिक्रिया, यानी C2H5Br की अभिक्रिया Na के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, यानी सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु आपस में संघनित होकर N ब्यूटेन देते हैं। यानी इस तरह से इसकी परिभाषा को लिख देंगे। यानी परिभाषा तो हमारी जो है ना सेम, अगर आपने इसकी रासायनिक समीकरण को समझ लिया तो परिभाषा तो रासायनिक समीकरण के ऊपर आप लिख दोगे। यानी एथिल ब्रोमाइड, यानी एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या, C2H5Br। यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया यानी सोडियम के साथ करने पर, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करने पर जो है हमें N ब्यूटेन यानी एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यानी C2H5Br +2 यानी Na + Br C2H5, यानी जो है एथिल ब्रोमाइड है, यानी सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं। यानी NaBr + C2H5 N- C2H5 और C2H5, यानी जो हमें जो मिले ये क्या मिला, N
ब्यूटेन मिला, हमारे जो एन ब्यूटेन मिला। तो इस तरह से हम ब्यूटेन, ये जो हमें एन ब्यूटेन मिला, इस तरह से हम इसकी अभिक्रिया है। आप इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझें। इसको अगर आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया तो आप जो है ना इसे ज़रूर कर सकते हो। यानी इस तरह से हम इसकी अभिक्रिया को लिख देंगे। इस तरह से फिर इसकी अभिक्रिया लिखने के बाद हम इसमें देखते हैं इसका अगला, इसी क्वेश्चन में इसमें आगे क्या मांगा था। इसमें आगे इसमें कहा था यानी डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग लिखिए, यानी डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग लिखिए। इस तरह से हम इसके डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग भी देख लेते हैं। यानी इस तरह से ही हम इसका हेडिंग डालेंगे, इस तरह इसकी हेडिंग डालेंगे डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग। यानी इस तरह से बीच में इसकी हेडिंग डालने के बाद तब स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने कुछ करा है। तो इस तरह से आप इस तरीका जो है ना इस तरह से ही करें। यानी इस तरह ये इसका उपयोग है। यानी नंबर 1 जो है डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग सिंथेटिक कपड़े, यानी सिंथेटिक कपड़े, फोटोग्राफिक फिल्म, स्याही और अन्य के निर्माण में किया जाता है। यानी इसके जो है ना उपयोग हैं, यानी क्लोरोमेथेन का उपयोग सिंथेटिक कपड़े, फोटोग्राफिक फिल्म, स्याही और अन्य के निर्माण में किया जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर लें। फिर इसके जो है ना हम इसके अगले उपयोग को देखते हैं, इसके दूसरे उपयोग को लिखते हैं। यानी इसका दूसरा उपयोग पढ़ते हैं क्या है। यानी इसका उपयोग काफ़ी और चाय के को डेकेफिनेट करने के साथ साथ हर्ब्स और अन्य स्वादों के अर्क तैयार करने में किया जाता है। यानी इस तरह से इसके दूसरे पॉइंट को हम लिख देंगे। इस तरह दूसरे पॉइंट लिखने के बाद हम इसका क्वेश्चन हमारा ये पूरा हो जाता है। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या है। यानी अगला क्वेश्चन जो है इसका यानी फोर्थ का तीसरा, यानी तीसरे में मालूम करिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिख लिए। यानी इसकी एथिल एमीन यानी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एमीन की नंबर 1 नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराना कह रहा है, और नंबर 2 जो है मेथिल मैग्नीशियम आयोडीन के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी इस तरह से इसमें 3 चीज़ निकलवा रही है। यानी शुरुआत वाली हम देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण, यानी इसको हम देखते हैं, यानी इसको समझते हैं। इस तरह से हम इसके जो है ना हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है उसी के जो है हम करते हैं। यानी इसका जो है ना फोर्थ का गैह था, हमने फोर्थ का गैह डाला। इस तरह से आंसर डाल देना, और आंसर डालने के बाद इसकी हेडिंग तरीके से बना देना, हाफमैन ब्रोमाइड द्वारा एथिल एमीन का रासायनिक समीकरण। इस तरह से एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने इसकी जो है ना लिखा है। यानी इसकी जो है हाफमैन ब्रोमाइड जो होता है, हाफमैन यानी प्रोपोन की जो अभिक्रिया जो होती है वो इस तरह होती है। प्रोपोनाइड यानी प्रोपोनाइड क्या है, C2H5CONH3, यानी प्रोपोनाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडे के साथ करने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। यानी एथिल एमीन प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो हमें ध्यान रखना है। यानी प्रोपोनाइड तथा ब्रोमीन और कास्टिक सोडे की क्रिया कराने पर एथिल एमीन हमें प्राप्त होता है। यानी इस तरह से हमें याद रखना है। यानी हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, यानी C2H5CONH3 प्लस Br ये तो जो है हमारी जो है ना प्रोपोनाइड है, प्लस ब्रोमीन के साथ यानी Br2 प्लस कास्टिक सोडे के साथ यानी KOH, यानी इसके साथ क्रिया कराने पर हमारे क्या मिलता है, एथिल एमीन, यानी C2H5NH3, यानी जो एथिल एमीन मालूम करता है एथिल एमीन हमें प्राप्त होता है। प्लस में क्या बच जाता है, KBr बच जाता है, और K2CO3 प्लस H2O। इस तरह से हम इसकी अभिक्रिया को लिख देंगे। फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, यानी इसको बराबर कर देंगे। यहाँ के फोर्थ थे और यहाँ कितने के हैं, यहाँ फोर्थ हैं, और यहाँ 2 के यहाँ आ गए और 2 के यहाँ आ गए। इस तरह से हम इसके सारे जो है ना आयनों को यानी इस तरह से बराबर कर देंगे। यानी इस तरह से आप इसकी अभिक्रिया को ध्यान में रखें और अच्छी तरह से इसे याद करके ध्यान में रखें, और अच्छी तरह से आप इसका अगर एग्जाम में आती है इसे लिख देना। इसके बाद हम इसके जो है ना अगले ऑप्शन को देखते हैं। यानी अगला ऑप्शन क्या था, यानी अगला ऑप्शन जो था इसका इस तरह से हमारे यहाँ तक ये हो गया था। अगला ऑप्शन है इसका एथिल एमीन की, यानी एथिल एमीन जो इसमें निकलवाया, एथिल एमीन जो ये है, एथिल एमीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी पहला ऑप्शन क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। यानी इसकी हम जो है ना इसकी अभिक्रिया को देखते हैं। यानी क्या है, यानी इसके जो है ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें आंसर मालूम करिए। यानी एथिल एमीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया दीजिए। यानी एथिल एमीन, यानी जो हमारा सूत्र है वो एथिल एमीन का है। यानी एथिल एमीन की क्रिया हम किससे कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ कर रहे हैं, तो हमारे क्या मिला, एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हो रहा है, प्लस N2 निकल जाता है और H2 निकल जाता है। यानी एथिल एमीन यानी NH2 और CH3
यानी CH2, यानी इस तरह से ये हमारा ये जो प्रोपोनाइड है यानी एथिलेमिन की यानी C2H5 हमने इस तरह से अलग अलग लिख दिया है, आपको जो है ना समझे, यानी C2H5 है यानी CH3 यानी C2, यानी इस तरह को हम मिलाएंगे तो C2H5 हो जाएगा। यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराने पर क्या मिला, यानी NHO2 की क्रिया कराने पर C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल मिला, प्लस N2 प्लस H2 जो है ना हमें निकल गए। इस तरह से हम इसकी एथिलेमिन के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया को लिख देंगे। यानी इस तरह से लिखने के बाद हम फिर इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में क्या मालूम कर रहा था, दूसरे ऑप्शन में जो है एथिलेमिन की जो है हम किससे क्रिया करवा रहे हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडीन के साथ होने वाली रासायनिक समीकरण लिखी, यानी यानी मैग्नीशियम आयोडीन के साथ, यानी मैग्नीशियम आयोडीन के साथ अभिक्रिया मालूम करिए है। इस तरह से हम इसकी दूसरी समीकरण को भी देख लेते हैं, यानी दूसरी समीकरण किस तरह की है, यानी इस तरह हमारी ये दूसरी समीकरण है। इसके बाद हम देखते हैं एथिलेमिन की मेथिल मैग्नीशियम आयोडीन के साथ अभिक्रिया, यानी इसके साथ हमारी अभिक्रिया है, यानी CH3 CH2 NH2 की क्रिया हम किससे कर रहे हैं, यानी एथिलेमिन की क्रिया जो है ना हम एथिल मैग्नीशियम आयोडीन के साथ, यानी इसके साथ कर रहे हैं, यानी CH3MgI के साथ कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, मेथेन मिला, यानी CH4 मिला है यहाँ से, और इसके बाद हमें C2H5NHMgI हमारा जो है ना बाहर निकले। इस तरह से हम इसकी जो है ना क्रिया को लिख देंगे। इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी इस तरह से इसका अगला क्वेश्चन है, यानी प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, यानी इस तरह से ये हमारा ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है, इसलिए आपके साल जो है ना चैप्टर नंबर 15 को और 16 को निकाल दिया गया है। एग्जाम में आप इसको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको जो है ना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसका अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 5 के, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है अभिक्रिया की कोटि का अर्थ क्या है, अभिक्रिया की कोटि का अर्थ सही, यानी अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोटि का इसके न्यूमेरिकल दे दिया, यानी यहाँ तक एक न्यूमेरिकल से, यानी अभिक्रिया की प्रथम कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं अभिक्रिया की प्रथम कोटि का अर्थ क्या है, यानी अभिक्रिया की प्रथम कोटि के अर्थ का जो है ना इस तरह से हम देखते हैं। यानी इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया तो हम क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह डाल देंगे बीच में। उसके बाद जो इसका क्या है, यानी पहला जो है अभिक्रिया की कोटि का अर्थ मालूम करिए, यानी अभिक्रिया की कोटि का अर्थ क्या है, यानी किसी अभिक्रिया के वेग नियम या समीकरण में किसी अभिकारक विशेष के सांद्र की घातों का, यानी जो घात है उसकी घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी इसका मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक या भिन्नता भी हो सकता है। यानी इसके हम उदाहरण को जो है ना समझते हैं, उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। इसके उदाहरण को समझते हैं। माना कोई अभिक्रिया निम्न है, यानी इसकी अभिक्रिया जो है ना इस तरह से निम्न है, यानी ये हमारी अभिक्रिया है। इसके लिए वेग स्थिरांक देखेंगे, यानी वेग स्थिरांक की दर, यानी की दर बराबर के ए जो ए हमारा घात वो ए की घात है, यानी बी की घात क्यू और सी की घात आर। इस तरह से जो है ना अभिक्रिया की कोटि जो है हमारी घात की जो है ना योग होता है, यानी ए पी प्लस के क्यू प्लस के आर। इस तरह से हम इसके उदाहरण को लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद हमें जो है ना इसके अगला को इसमें देखते हैं इसमें दूसरा क्या मांगा था। इस तरह से हमें इसका दूसरा न्यूमेरिकल्स दे रखा था, यानी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल दे रखा है 60 मिनट। यानी इसको न्यूमेरिकल्स को हम करते हैं, यानी किस तरह से न्यूमेरिकल्स को इसको करेंगे देखते हैं। यानी इसमें दे रखा है अभी एक अभिक्रिया की प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल दे रखा है और कितने समय में 90% पूर्ण हो जाती है, यानी इस तरह से ये मालूम करिए। तो इस तरह हम इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे, यानी इस तरह हमारे न्यूमेरिकल्स को हम इसको हल करते हैं। यानी प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक क्या है, यानी 0.693/t, यानी अर्ध आयुकाल जो दे रखा। इसका अर्ध आयुकाल का मान हमें दे रखा था 60 क्वेश्चन में 60। इस तरह से लिख के समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अगली शर्त को पढ़ते हैं, यानी अगली शर्त क्या दे रखी है इसमें, यानी कितने समय में 90% पूर्ण हो जाती है। हम इसमें लिखते हैं माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया T1 समय में 90% पूर्ण हो जाती है, तब अभिक्रिया की सांद्रता, यानी अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता अगर प्रतिशत में दे रखा है तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता 100 होगी, यानी प्रारंभिक सांद्रता ए है। यानी शेष क्या बची, यानी a माइनस के एक्स, यानी 100 माइनस के 90। इस तरह से a माइनस के एक्स का मान निकाल देंगे। टी क्या है हमारे पास, टी क्या माना है, हमें T1 माना है। इस तरह से मान के हम इसके जो है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम सूत्र लिख देंगे k बराबर 2.303/t log a बटे a माइनस के एक्स। इस तरह से लिखने के बाद हम इसके जो है ना मान को रख देंगे, यानी k बराबर 2.303
0.03 अपॉन टी का मान क्या माना था, T1 माना था, लोग ए का मान क्या था 100 और ए माइनस के एक्स का मान क्या था 10 था, 10 रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद हम जो है ना इसका समीकरण नंबर 1 को निकाल देंगे, यानी के बराबर इस तरह से लिख देंगे, और लोग 10 का मान कितना 1 होता है, इस तरह से हम लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 2 मान लेंगे, फिर समीकरण नंबर 1 को फिर 2 बराबर कर देंगे, यानी दोनों को बराबर करने पर समीकरण नंबर 1 बराबर 2 करने पर हम T1 का इस तरह से मान निकाल देंगे। टी को सर पहुँचाएंगे, इस तरह से इसके गुणा भाग करके हम T1 का मान निकाल देंगे। T1 का मान निकालने के बाद ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाता है। इस तरह ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम इसके जो है ना अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी पाँचवें के दूसरे को देखते हैं, यानी पहला हमने कर दिया, पाँचवें के दूसरे को देखते हैं। यानी आयरन का उसके आयस्क से निष्कर्षण की विधि लिखी है। आयरन का उसके ऑक्सीकरण से निष्कर्षण की विधि लिखी है, नामांकित चित्र सहित समझाइए, होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण मालूम गई है। इस तरह से 2-3 चीज़ मालूम कर लिया है, यानी इसके आयस्क की इसकी विधि को देखते हैं, यानी क्या है आयरन जो लोहा होता है उसकी जो है ना विधि को हम देखते हैं। इस तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर ख था, हम क्वेश्चन नंबर ख के आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद हमें आयरन के आयस्क की विधि निष्कर्षण की विधि इस तरह से इसकी हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद हम इसकी जो है ना चुंबकीय पृथक्करण की विधि से कर रहे हैं, यानी इसके चित्र इस तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से चित्र को समझ लेते हैं, यानी जो हमारे लोहे जो आयस्क होते हैं, यानी आयस्क जो होते हैं Fe2O3 जो होते हैं, हम इसके यहाँ के इसके कण डालते हैं। इस तरह कण डालते हैं, ये हमारा एक पट्टा है, यानी गोल ये हमारे पहिए हैं, ये पट्टा है, ये पट्टे के साथ जो है ना चलते रहते हैं, चुंबकीय कण के का पट्टा है, यानी चुंबकीय पहिए हैं। और जो हमारे जो अशुद्ध जो चुंबक के कण थे, जो अशुद्ध वाले थे, वो हमारे जो है ना इधर गिरते रहते हैं, और जो शुद्ध आयस्क जो है हमारे जो है ना इस तरह से इसमें भरते रहते हैं, यानी जो इधर वाले पट्टे में चिपक के इधर आते रहते हैं, और इस तरह से इधर इस वाले जो भाग में जो है ना हमारे शुद्ध जो है ना आयस्क इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम इसकी जो है ना परिभाषा को समझते हैं, यानी परिभाषा किस तरह लिखनी है इसकी, यानी इस तरह से हम इसकी जो है ना उसको लिखेंगे। यानी इस विधि द्वारा चुंबकीय गुण के आधार पर आयस्क के कण अलग किए जाते हैं, यानी 2 पहिए लेकर एक पहिया चुंबकीय कण से लेपित होता है, यानी चुंबकीय कण से लेपित लगातार रबड़ की पट्टी से जोड़ दिया जाता है, रबड़ की पट्टी जोड़ दिया जाता है। ऊपर से रबड़ की पट्टी पर आयस्क का चूर्ण डालते हैं, यानी ऊपर से जो आयस्क के रबड़ का चूर्ण डालते हैं, पट्टी के घूमने पर चुंबकीय गुण युक्त आयस्क के कण पहिए के नज़दीक तथा अशुद्धियों के कण दूर गिरते रहते हैं। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद हम इसकी समीकरण को मालूम करते हैं, इसमें समीकरण मालूम करिए, इसकी समीकरण को लिखेंगे, यानी समीकरण किस तरह है, यानी समीकरण जो होती है Fe2O3 प्लस CO2 की क्रिया हम जो है ना 500 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तो हमें Fe3O4 प्लस CO2 हमें मिलता है। फिर इसके बाद जो है ये हेमेटाइट है, यानी हेमेटाइट की हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो ये हमारा जो कण जो मिला, ये जो मिला पदार्थ हमें फिर इसकी द्वारा फिर क्रिया करते हैं Fe3O4 की CO2 यानी 600 डिग्री सेल्सियस पर FeO5 प्लस CO2 हमें प्राप्त होता है। फिर हमें ये प्राप्त हुआ, यानी FeO5 जो प्राप्त हुआ, फिर हम इसकी CO2 से क्रिया करेंगे 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें Fe प्लस O2 मिला, यानी जो हमें क्या मिला, ये आयस्क मिला, यानी लोहा मिला। इस तरह से हम इसके जो है ना क्वेश्चन को हम कर देंगे। इसके बाद हम पाँचवें के जो है ना अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या था। इसका अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें ज्ञादेव दे रखा है, उपसह संयोजक यौगिक में ज्यामितीय समवायता को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। निम्नलिखित यौगिक का आयुपेशी नाम लिखने हैं। इस तरह से इसके जो है ना आयुपेशी नाम लिखें, यानी ज्यामितीय समवायता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को हम लिखते हैं। इसकी परिभाषा किस तरह लिखनी है, इस तरह से इसकी परिभाषा को लिखना है, यानी ये हमारी जो है ना ये दे रखा है ज्यामितीय समवायता की परिभाषा, यानी इस तरह से इसकी हेडिंग डाल देंगे। इस तरह से आंसर डालने के बाद इसकी हेडिंग डाल देंगे, फिर इसकी जो है ना परिभाषा को लिखेंगे। जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगैंड इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे समान लिगैंड एक और तो उसे साइज तथा दूसरी विपरीत दिशा में स्थित हैं, उसे ट्रांस समवायता कहते हैं। यानी यह केंद्रीय धातु की उपसह संयोजक संख्या पर निर्भर करता है। यह मुख्य 4 या 6 संख्या वाले यौगिकों में जो है ना प्रदर्शित होते हैं। इस तरह से इसकी जो हम परिभाषा को लिखेंगे, इसकी जो हम उदाहरण जब करेंगे तो आप इस उदाहरण से इसकी परिभाषा को आप समझ सकते हैं। यानी जो उदाहरण है PT NH3 और का होल ट्वाइस Cl, यानी इस तरह से हम इसकी जो है ना उदाहरणों को पढ़ते हैं। यानी इसका उदाहरण किस तरह से होगा, यानी इसका जो उदाहरण हमारा जो बनेगा, यानी PT जो है हमारी P2 को हम जो है ना शुरुआत वाली में जो सिंस दे रखा है, यानी सिंस को देखते हैं, यानी सिंस वाली क्रिया को देखते हैं। यानी सिंस वाली क्रिया यानी PT जो है हमारी, इस तरह से हमें जो PT शुरुआत में दे रखा है, हम PT को हम इस तरह से ले लेंगे। फिर जो है ना NH3 है, यानी NH3 यानी जो 2 NH3 दे रखे, तो NH3 को हम क्या लिखेंगे NH3, इस तरह से हम इसको यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है ना इसी विपरीत दिशा में हम जो है ना NH3 को लिखेंगे, यानी NH3 को। फिर जो है ना इसके बाद Cl2 दे रखा है, Cl2 को हम लिखेंगे, यानी Cl2
Cl और फिर इसके बाद जो है ना Cl2, यानी इस तरह से विपरीत दिशा में हमें लिखना है कि क्या मिली हमारे सिंस द्वारा ये अभिक्रिया। अब हम ट्रांस देखते हैं, ट्रांस का मतलब यानी एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी दूसरी देखते हैं यानी P2, यानी जो हमारे NH3 था, यानी एक तो NH3 कहाँ जाएगा NH3, एक तो NH3 इस तरह से जाएगा और इस तरह से एक NH3 इस तरह जाएगा NH3, यानी विपरीत दिशा में होंगे, और एक Cl2 इधर आ जाएगा और इस तरह एक Cl2 इधर से जाएगा। इस तरह से इसका उदाहरण हम लिख देंगे। फिर इसके बाद इसके जो IUPAC नाम निकलवाने को कह रहे थे, इसका IUPAC नाम को लिख देते हैं, यानी K3Cr C2O4 का होल थ्राइज, यानी इस तरह से इसका हमें जो है ना IUPAC नाम लिखना है। यानी इसका IUPAC नाम क्या होगा, यानी पोटेशियम, यानी K दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, पोटेशियम ट्राई, यानी 3 है तो ट्राई ऑक्सीलेट, यानी ट्राई ऑक्सीलेट, यानी ऑक्सीलेट क्रोमेड, यानी Cr क्रोमेड हो गया, और जो है ना इसकी अक्षरण अवस्था क्या हो गई, थर्ड हो गई। यानी इस तरह से इसके IUPAC नाम को लिख देंगे। इस तरह से दूसरे को देखते हैं, यानी इसका देखते हैं, यानी CONH3 का होल 5, यानी CO3Cl, यानी इसका देखते हैं, यानी पेंटा, यानी 5 दे रखा तो पेंटा एमीन कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी इस तरह से इसका IUPAC नाम को हम लिख देंगे। फिर इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी इसका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी 5 का अगला क्वेश्चन, यानी इसका अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें यानी दे रखा है प्रतिरोधी तथा प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके मुख्य कार्य उदाहरण सहित लिखिए प्रोटीन के 2 कार्य भी लिखिए, यानी प्रोटीन के 2 कार्य भी निकलवा रहे हैं इसके, जो हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूर्तिरोधी, यानी पूर्तिरोधी की जो है परिभाषा को, यानी पूर्तिरोधी की परिभाषा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। यानी पूर्तिरोधी इस तरह से हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, यानी वे रासायनिक जो या 2 सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं, यानी विनाश करते हैं तथा अथवा उनकी वृद्धि को वृद्धि को रोकते हैं, यानी उसकी वृद्धि को रोकते हैं। यानी प्रतिरोधी जो होती है एंटीबायोटिक टेबलेट वगैरह उस तरह की होती है, यानी प्रतिरोधी कहलाती है। यानी संक्रमण को दूर करने के लिए त्वचा तथा घाव आदि पर सीधे लगाया जाता है, यानी सीधे दवाई पर लगाया भी जाता है, यानी इसे सीधे जीवित उत्पादों को लगाया जाता है, जीवित उत्पादों को पर लगाया जाता है। इस तरह से इसकी प्रतिरोधी की परिभाषा लिख देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी अगली परिभाषा को, यानी प्रतिजैविक की परिभाषा को, यानी प्रतिजैविक हम इस तरह से इसके हेडिंग को डाल देंगे। यानी इसको देखते हैं, यानी ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक आदि से उत्पन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, यानी इसके उपचार के लिए किया जाता है तथा ये रासायनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न होते हैं, यानी जीवों से ही उत्पन्न होते हैं। यानी इसके हम जो है ना उसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, बिस्टेसिन और टेटासाइक्लिन, यानी इस तरह के ये उसके उदाहरण हैं। फिर इसके बाद जो है ना इसके हम देखते हैं अगला इसमें मालूम किया था, यानी प्रोटीन के उपयोग, यानी प्रोटीन के उपयोग भी इसमें मालूम किया था। यानी प्रोटीन के उपयोगों को हम पढ़ते हैं। यानी प्रोटीन किस किस हमारे शरीर में काम करती है, यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की रचना में भाग लेना है, यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की रचना में भाग लेना है, जो इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। नंबर 2 इसका पॉइंट है, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने के लिए जो हमें शरीर को जो है ना उसी की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नंबर 3 इसका पॉइंट लिख देंगे, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी जो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन अगर शरीर में जाती है तो जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो जो है हम इससे अगले क्वेश्चनों को कराएंगे। अब इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।